हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सिलरी का सेकंड पार्ट। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने कैन के बारे में पढ़ा था, कुड के बारे में पढ़ा था, कुड हैव के बारे में पढ़ा था, मे के बारे में पढ़ा था, माइट के बारे में पढ़ा था, विल बी एबल टू के बारे में पढ़ा था और शैल बी एबल टू के बारे में हमने समझा था। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मे हैव टू के बारे में, माइट हैव टू, इज़ हैविंग टू, एम हैविंग टू, आर हैविंग टू, वॉज हैविंग टू, वर हैविंग टू और विल बी हैविंग टू। तो इसमें भी हम लोग वही चीज़ लेकर चल रहे हैं, जैसा कि हम लोग ने टेंस में समझा था आखिरी की मात्रा, वैसे ही इसमें भी आखिरी की मात्रा होती है। कुछ काम हम लोगों को ऐसा भी करना पड़ता है जहाँ पर हमको फोर्स पड़ता है उस काम को करने के लिए। जैसे कि मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है, तो वहाँ पर एक फोर्स पड़ रहा है और हमको वो काम करना ही करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग मे हैव टू का यूज़ करते हैं कि मुझे वहाँ जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो देयर। अब अगर उसी का फ्यूचर बोलेंगे कि मुझे वहाँ जाना पड़ सकता था, यानी कि अभी वो काम हो चुका है लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे वहाँ जाना पड़ सकता था, तो आई माइट हैव टू गो देयर। हम लोग माइट हैव टू को वहाँ पर यूज़ कर लेंगे। और अगर आता है कि मुझे ये काम करना पड़ रहा है, मुझे इस काम को करना पड़ रहा है, तो आई एम हैविंग टू डू दिस वर्क। यहाँ पर इज़ एम आर जो होता है वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। सब्जेक्ट आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं, वी के साथ आर का यूज़ करते हैं, यू के साथ आर का यूज़ करते हैं, दे का साथ आर का यूज़ करते हैं, बाकी ही के साथ इस करते हैं, शी के साथ इस करते हैं और एक नाम के साथ इस करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर तीनों को एक साथ इसलिए लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो जो समझने वाला है वो यही है कि इज़ एम आर हैविंग टू ये होता है, जिसका मतलब होता है पढ़ रहा है। मुझे जाना पड़ रहा है तो आई एम हैविंग टू गो। अगर बोलेंगे उसे जाना पड़ रहा है तो ही इज़ हैविंग टू गो। अगर बोलेंगे कि हमें जाना पड़ रहा है तो वी आर हैविंग टू गो। तो कहने का सेंस यही होता है कि हम लोगों के पास तीन हेल्पिंग वर्ब होती हैं। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में हमारे पास तीन हेल्पिंग वर्ब होती हैं और जिसको हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि किसके साथ हम क्या लगाएंगे। हमारे पास आई होता है, हमारे पास वी होता है, यू होता है, दे होता है, ही होता है, शी होता है, राम होता है। यहाँ पे राम तो हम मोस्टली लिखते हैं लेकिन कोई भी नाम हो सकता है। सीता होता है, राम होता है, सीता होता है और राम और सीता। यहाँ पर हम कॉमन में बस यही दो नाम इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि ये कॉमन नाम है, हम लोग बहुत बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। किताबों में भी यही सब देखने को मिलता है कि बाज़ार हमेशा राम ही जाता है। तो आई के साथ हम लोग एम का यूज़ करते हैं, वी के साथ हम लोग आर का यूज़ करते हैं, यू के साथ हम लोग आर का यूज़ करते हैं, दे के साथ हम लोग आर का यूज़ करते हैं, ही के साथ हम लोग इसका यूज़ करते हैं, शी के साथ हम लोग इसका यूज़ करते हैं और राम कोई पर्टिकुलर नाम के साथ, यहाँ लेडीज जेंट्स दोनों साथ में लिख दिया है हमने, हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अगर हम बोलेंगे कि मुझे अपना काम करना पड़ रहा है, मुझे अपना काम करना पड़ रहा है, तो आई एम हैविंग टू डू माई वर्क, हम लोग कॉमन में बता देंगे। उसी जगह बोलें कि हमें अपना काम करना पड़ रहा है तो वी आर हैविंग टू डू आवर वर्क। अब अगर बोलेंगे कि तुम्हें अपना काम करना पड़ रहा है तो यू आर हैविंग टू डू योर वर्क। अगर बोलेंगे कि उन्हें अपना काम करना पड़ रहा है तो दे आर हैविंग टू डू देयर वर्क। उसी तरह से he is having to do his work, she is having to do her work, Ram is having to do his work, Sita is having to do her work और Ram and Sita are having to do their work। तो वहीं पे बात क्या आती है कि हम इन तीन हेल्पिंग वर्ब को अपने इतने एक के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेट करते हैं कि कहाँ पर हमको क्या लगाना है। वही जगह पर हमारा क्या आता है कि मे हैव टू, माइट हैव टू, यहाँ पर ये हमारे कंडीशन नहीं होती है क्योंकि आई वी यू दे ही शी राम सीता रोमर सीता सबके साथ में हैव टू लगेगा प्रेजेंट केस में और माइट हैव टू लगेगा पास्ट केस में। तो यहाँ पर प्रेजेंट केस में हम लोग जो यूज़ करेंगे वो ये होता है, पास्ट केस में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो जो समझना है वो बस यही है कि अगर हम इसके पास्ट की बात करेंगे तो इसका पास्ट क्या होता है कि वॉज हैविंग टू, वर हैविंग टू। तो वॉज हैविंग टू, वर हैविंग टू इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। आई के साथ वॉज आता है, वी के साथ वर आता है, यू के साथ वर आता है, दे के साथ वर आता है, ही के साथ वॉज आता है, सी के साथ वॉज आता है, राम के साथ वॉज आता है,
और सीता के साथ वॉज होता है, राम और सीता के साथ वर आता है। हम लोग कॉमन में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते चले आ रहे हैं वही यहाँ पर यूज़ करते हैं, बस यहाँ पर ये ऑक्सिलरी बन गई है, इससे पहले ये ऑक्सिलरी नहीं थी। तो ऑक्सिलरी को ऑक्सिलरी की निगाह से हम लोग देखेंगे, कॉमन में हम लोग उसको उसकी निगाह से देखेंगे। तो मे हैव टू पढ़ सकता है के लिए यूज़ किया जाता है, माइट हैव टू पढ़ सकता था के लिए यूज़ किया जाता है, और इज एम आर हैविंग टू जो होता है वो पढ़ रहा है के लिए यूज़ किया था। अब चूंकि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में भी हम लोगों को काम करना पड़ता है, फोर्स लग जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, अब एक तो कॉन्टिन्यूअस का रूल्स लगाओ, ऊपर से दूसरा रूल्स लगाओ। तो हमने क्या किया है, हमने कॉन्टिन्यूअस के रूल्स में ही दूसरे रूल्स को अप्लाई कर दिया है। इसमें क्या है कि ग्रामर के हिसाब से एकदम परफेक्ट है ये, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। आप ग्रामर के हिसाब से भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कॉमन में इसको बोलचाल की भाषा में भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों को कॉमन में थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलनी पड़ती है, तो इन सब का यूज़ करते हुए हम लोग कॉमन में इंग्लिश बोल सकते हैं, किसी से भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलना सबके लिए ज़रूरी है और इंग्लिश ही बहुत ज़रूरी है। तो इज एम आर हैविंग टू का यूज़ क्लियर हो गया है, वॉज वर हैविंग टू का यूज़ क्लियर हो गया, और विल बी हैविंग टू का यूज़ क्लियर हो गया है। मुझे वहाँ जाना पड़ रहा होगा, आई विल बी हैविंग टू गो देयर। तो उसी तरह से जैसे हमने विल बी एबल टू बताया था, तो शैल बी एबल टू, तो यहाँ पर भी शैल बी हैविंग टू हो सकता है। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है कि वो हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है। पुराने ज़माने के लोग शैल को लिए फिरते थे, आज भी किताबों में हम लोगों को शैल देखने को मिलता है, लेकिन आज का क्या समय, ये लेटेस्ट समय है, स्मार्ट समय चल रहा है, स्मार्ट टाइमिंग है। तो यहाँ पर क्या है कि लोग अट्रैक्टिव दिखने की कोशिश करते हैं, उनकी लैंग्वेज भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ग्रामर भी इतनी अट्रैक्टिव करने की कोशिश की जा रही है कि उसमें लोगों को बहुत आसानी से, जैसे आज हम ऑक्सिलरी बता रहे हैं, कितनी आसानी से बता रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने ऑक्सिलरी पढ़ी है, कुछ भी समझ में नहीं आता था, पूरा पढ़ लिया, पूरा हाई स्कूल कंप्लीट हो गया, पूरा इंटर क्लियर हो गया, ना सही से टेंस आता है, ना सही से ऑक्सिलरी आता है, ना सही से नॉन फाइनाइट, ना मॉडल्स, कुछ आता ही नहीं है। तो बात यहाँ पर यही आती है कि हमको इतना तो आना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। अब उसके साथ बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को ये आती है कि हाई स्कूल इंटर करने के बाद में हम लोग एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं। अब एंट्रेंस की प्रिपरेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, हमको वही चीज़ पढ़ना पड़ता है जो हमने 8th क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था, 10th क्लास में पढ़ा था, 12th क्लास में पढ़ा था। मतलब अगर हमको वही चीज़ पढ़ना है, फीस एक्स्ट्रा दे के पढ़ना है, तो भाई हम 10 और 12 में मन लगा के पढ़ लें। अगर हम 10 और 12 में मन लगा के पढ़ लेते हैं ये सब चीज़ें, तो बेसिक तौर पर हमारी तो इंग्लिश क्लियर हो जाएगी, एंट्रेंस तो हम लोग ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो यही एक वजह है कि हम इस वीडियो में बताना चाह रहे हैं कि हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, हमें ज़रूरी नहीं कि हम एंट्रेंस की कोचिंग लगा के ही हम इसको स्टडी करें। हमारी वीडियोज़ हैं ये, आप 8th क्लास का बच्चा है, 5th क्लास का बच्चा है, 6th क्लास का बच्चा है, 9 का है, 10 का है, 11 का है, 12 का है, या उसको पार करके आए बच्चा, अगर वो कोई एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, वो उसको स्टडी कर सकता है। और उसके अलावा भी अगर कोई बच्चा इंग्लिश स्पीकिंग कर रहा है, स्पोकन क्लासेस ज्वाइन करे हुए है, और फिर भी उसको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि क्लासेस में क्या होता है, थोड़ा सा पढ़ा देते हैं, उठा के पोडियम पे खड़ा कर देते हैं, जाओ बोलो जाके। भाई बच्चे को जब आता ही नहीं है तो वो बोलेगा क्या, उसको बेइज्जती लगती है, वो छोड़ के भाग आता है। एडवांस फीस जमा करवा लेते हैं, एडवांस फीस जमा हो गई, अब क्या करेगा बच्चा, छोड़ेगा, फीस भी चली गई। तो हम क्या करते हैं कि बेसिक चीज़ आप इससे स्टडी कीजिए, आप इससे बेसिक चीज़ें स्टडी कर लेंगे, उसके बाद में आप जाइए किसी भी इंस्टीट्यूट में, आराम से पोडियम पे जाइए और बोलना स्टार्ट कीजिए। भाई अगर हम इस तरह की बातें बोलते हैं कि उसे वहाँ जाना पड़ सकता है, तो उसे वहाँ जाना पड़ सकता है, तो ही मे हैव टू गो देयर, सिंपल से सेंटेंस हम लोग बना देंगे। हम लोग ने जो भी मॉडल्स पढ़े हैं, इससे पहले वाली जो ऑक्सिलरी हमने पढ़ी थी कैन कुड में, और विल बी एबल टू हम लोग ने पढ़ा था, या हम लोग ने कुड हैव पढ़ा था, या कुड पढ़ा था। तो हम लोग ने जितनी चीज़ पढ़ी थी उसके साथ में हम लोग ये चीज़ भी पढ़ ली है, पार्ट 2 के बारे में भी हम लोग आ गए हैं। तो हम लोग धीरे धीरे सारी ऑक्सिलरी को पढ़ेंगे, तो उससे हम ट्रांसलेशन भी सीखेंगे और एक ग्रामर भी सीख लेंगे, ताकि एंट्रेंस के लिए हमको कोचिंग ना ज्वाइन करना पड़े, टेंशन ना बने। तो आज की वीडियो में अगर कुछ भी ऐसा आपको नहीं समझ में आया है तो आप उसको पूछ सकते हैं और उसके बारे में आपको क्लियर करा जाएगा। बस स्ट्रक्चर पे इसको ध्यान दीजिए कि नॉर्मल से हमारा सब्जेक्ट लगेगा, और इनको हम लोग ऑक्सिलरी बोलते हैं, इसलिए हम लोग एज ए मेंशन करेंगे, और उसके बाद में जो भी वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी,
उसके बाद में सिंपल सा हम लोग ऑब्जेक्ट लगा देंगे। हम लोग का स्ट्रक्चर वही रहेगा, स्ट्रक्चर में हम लोग किसी भी तरह की कोई कमी नहीं करने वाले हैं क्योंकि सब एक ही होता है। अगर हम बोलेंगे कि कैन कुड में माइट का यूज़ करें तो मैं पढ़ सकता हूँ आई कैन रीड, आई कैन रीड। बुक है तो आई कैन रीड बुक, आई मे रीड बुक, आई माइट रीड बुक, आई विल बी एबल टू रीड बुक। या हम लोग बोलेंगे कि आई मे हैव टू रीड बुक, आई माइट हैव टू रीड बुक, आई एम हैविंग टू रीड बुक, आई वॉज हैविंग टू रीड बुक, या आई विल बी हैविंग टू रीड बुक। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जिस अंदाज से पढ़ रहे हैं सब एक ही स्ट्रक्चर पे बन रहा है और सब की आखिरी की मात्रा एक ही है। अगर इस तरह से हम लोग उसको समझते चलेंगे और खाली टाइम पे उसको प्रैक्टिस करते चलेंगे तो इंग्लिश तो ऐसे ही हम लोग को आ जाएगी। इसलिए आज हम लोग ने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं इस चीज़ की आप लोग प्रैक्टिस करना, और फिर भी ना समझ में आए कुछ भी ऐसा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं, आपकी बात का समाधान किया जाएगा। और आज के लिए इतना काफ़ी है, अगली वीडियो में हम इसके अगले पार्ट में मिलते हैं। गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।